ओके, तो आज से स्टार्ट होने वाला है हमारा बैच का फर्स्ट लेक्चर, अजय बैच का फर्स्ट लेक्चर, जिसका नाम है, पूरा ऐसा तो कोई नाम नहीं रखा हूँ बट ये मैं एक समरी टाइप का पूरे जो साल मुझे पढ़ना है, क्लास 9th क्लास 10th का ये फर्स्ट वीडियो है। पूरे बैच का ये फर्स्ट वीडियो है, फ्री ऑफ कॉस्ट रहेगा। इसके बारे में हम पहले ही आपको शॉर्ट वीडियो में बता दिए हैं, ठीक है। शॉर्ट वीडियो इसके जस्ट हमने अपलोड किया था शायद 1 महीने पहले, तो उसमें हमने अच्छे से बताया था, ठीक है। अब देखो, इसमें हम ज़्यादा बातें नहीं करेंगे, सीधे टू द पॉइंट आते हैं। मैं इस पूरे साल में, ठीक है, मैथ का कौन कौन सा पोर्शन टच करने वाला हूँ, क्लास 6, 7, 8 में आप पढ़े थे, उसकी बेसिक्स को हम यहाँ पे आपको करवाएंगे। अब ये यकीन मानो, ये जो टॉपिक्स मैं करवाऊँगा आपको पूरे इंटायर लाइफ काम आने वाली है, तो आपको इसे मिस नहीं करना है। चाहे आप बायो के स्टूडेंट आगे जाके हो, चाहे आप मैथ के स्टूडेंट हो, चाहे आप आर्ट लो, चाहे कॉमर्स लो, हर जगह आपको इसका यूज मिलने वाला है। तो इन सभी टॉपिक्स को जो मैं मैथमेटिकल टूल के नाम पे बनाया हूँ, लगभग 25 से 20 लेक्चर में बनेगा। कंटेंट बहुत तगड़ा है, इससे बाहर कुछ नहीं आने वाला है, एकदम पक्का बता दे रहा हूँ। मतलब ये एकदम वन स्टॉप सोल्यूशन है, तुम्हें एक जगह सारी चीज़ें मिल जा रही है, फ्री ऑफ कॉस्ट मिल रही है, सबसे बड़ी बात। और ये बात समझो कि इस पूरे साल में हमें क्लास 9th और क्लास 10th, ऑब्वियस ही बात है, चैनल क्लास 9th और क्लास 10th का है, तो मैं सारा कंटेंट क्लास 9th और क्लास 10th का ही ज़्यादातर यहाँ पे शेयर करूँगा, ठीक है। तो मेरे बच्चों, आज के इस क्लास में हम बेसिक इंट्रोडक्शन देंगे अपने पूरे बैच का सिस्टम, कैसे हमें पढ़ना है पूरे साल, ठीक है। कौन कौन से टॉपिक्स को हमें पहले बेसिक्स को अपने मजबूत कर लेना है, ताकि जो हमारा कैलकुलेशन स्पीड है, मैथमेटिक्स में सबसे ज़्यादा मैटर करता है क्या, सबसे ज़्यादा मैटर करता है आपकी कैलकुलेशन। जितनी ज़्यादा आप कैलकुलेट करोगे, जितनी जल्दी आपकी वैल्यू आएगी, आंसर आएगी, तो आपकी जो सिलेक्शन के चांसेस है वो बढ़ जाएंगे, ठीक है। बहुत ज़्यादा मैटर करता है आपका कैलकुलेशन स्पीड एंड एक्यूरेसी। जिसने मेंटेन कर लिया, स्पीड मेंटेन करने की पहले तो कॉन्सेप्ट समझो, इसके बाद स्पीड पे वर्क किया जाता है। तो पहले कॉन्सेप्ट आपको सिखाएंगे, फिर उसके बाद आपकी स्पीड को नेक्स्ट लेवल तक ले जाएंगे। हमें इस पूरे साल में, चाहे क्लास 9th में हो आप, चाहे क्लास 10th में हो, चाहे 11th में हो, चाहे 12th में हो, चाहे किसी भी एग्जामिनेशन की तैयारी कर रहे हो, आपके लिए ये जो सेशन है, ये जो प्लेलिस्ट बनेगी पूरी, बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल होने वाली है, ठीक है। इस पूरे साल में जो भी आप पढ़ोगे, कहीं ना कहीं आपको इसका फ़ायदा मिलेगा, ठीक है। क्लास 9th में आप पढ़ोगे, क्लास 10th में पढ़ोगे, तो इन बेसिक्स जो मैथमेटिक्स के लेक्चर हैं आपको बहुत ज़्यादा फ़ायदा करेगी। इवन आप पूरे अपने लाइफ में भी, इंटायर लाइफ में भी देखोगे तो सारी चीज़ें आपको कहीं ना कहीं को रिलेट किया जाएगा। देखो, आप सभी ने पढ़ा होगा क्लास 6, 7, 8 में एडिशन पढ़ा होगा, मल्टीप्लिकेशन होगा, डिवीजन होगा, एलसीएम निकालना, एफसीएफ निकाला, मल्टीपल फैक्टर्स होंगे, ठीक है। उसके बाद हमारे बॉड मास के तरीके होंगे, परसेंटेज होंगे, एवरेज होंगे, रेशियो प्रोपोर्शन होंगे। इन सभी सारे टॉपिक्स का यहाँ पे हमने इन डेप्थ नॉलेज दिया है थोड़ा बहुत। जब आपका यहाँ पे मैं क्लास 9th और क्लास 10th का जब यहाँ पे पूरा बैच, पूरा शेड्यूल लेकर चलूँगा, तो आपको इन छोटी छोटी टॉपिक्स में मैं वहाँ पे बताने नहीं जाऊँगा। मैं सीधे बोलूँगा कि इस लेक्चर में मैंने किया हूँ, तो मैं वहाँ पे आपको फिर यहाँ पे इस लेक्चर को देखने को बोलूँगा। तो आप अभी से लग रहे हो तो इसको अच्छे से सिस्टमेटिक तरीके से फॉलो करना, ठीक है। मैं और ये बता रहा हूँ, ये गारंटी देता हूँ कि तुम्हारा जो मैथ का जो डर है ना, वो ख़त्म हो जाएगा हमेशा हमेशा के लिए। मैथ को जितना ज़्यादा आप प्रैक्टिस कर सकते हो उतना करो, ठीक है। मैं अपना यहाँ पे काम तो कर ही रहा हूँ, आपको सिस्टमेटिक तरीके से तो बताऊँगा ही, बट आपका ये फ़र्ज़ बनता है कि मैं जितने सारे क्वेश्चन करवाऊँ, आपको पहले नोट्स करना है, उसके नोट को प्रॉपर रिवाइज करना है, कॉन्सेप्ट को रिवाइज करना है, उसके बाद उस पर न्यूमेरिकल्स, मेरे पहले इतने क्वेश्चन मैं खुद ही करवा दूंगा कि तुम्हें एक्स्ट्रा करने की कोई ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी। लेकिन फिर भी तुम्हें एक्स्ट्रा करने की ज़रूरत पड़ रही है, तो उसके लिए तुम्हारे जो स्कूल की किताबें हैं उसको भी आप रेफ़र कर सकते हो। इवन आपके पास एनसीईआरटी भी होगी, वो भी आप रेफ़र कर सकते हो, ठीक है। तो इन बेसिक लेक्चर को चलो हमें देखते हैं, इनमें क्या क्या हमें पढ़ना है। सबसे पहले बात करते हैं पूरे साल में कंटेंट क्या क्या है जो हमें पढ़ना है, कंटेंट, ठीक है। देखो, आप लोगों ने क्लास 6 और 7 और 8 जो भी आपने नर्सरी से 8 तक जो भी पढ़ा है, ठीक है, जो भी आपने नर्सरी से 8 तक पढ़ा है, उन सभी जो इम्पोर्टेंट टॉपिक्स हैं, फॉर जैसे अरिथमेटिक्स वो ब्रांच होती है मैथमेटिक्स की जिसमें हमें अंकों के बारे में, नंबर्स के बारे में स्टडी करवाई जाती है। अंक गणित जिसे बोल सकते हैं, ठीक है। क्या बोलते हैं उसके? अंक गणित। हिंदी वाले बच्चे इसको समझते हैं अंक गणित से, ठीक है।
आप लोगों ने क्लास नर्सरी से क्लास 8 तक जितना भी सारा चीज़ें पढ़ा है अर्थमेटिक्स में ही मैक्स टू मैक्स आपको चीज़ें मिली होंगी, मैक्सिमम टू मैक्सिमम चीज़ें आपको अर्थमेटिक्स का ही मिला होगा। जैसे आपको टेबल तो याद ही रहना चाहिए, पहली बात तो मैथमेटिक्स सीखना है तो आपको टेबल मस्ट है। आपको 1 to 1000 नंबर्स भी आपको आने चाहिए, ठीक है। उसके बाद नंबर को अरेंजिंग और डिसेंडिंग ऑर्डर में, शब्दों में, हिंदी में, इंग्लिश में, वर्ड्स में, न्यूमेरिकल फॉर्म में, रोमन नंबर, इन सभी को प्रॉपर आपको नॉलेज होना चाहिए। आई होप आपको होगा। अब अगर ये भी नहीं हुआ है तो भैया इसके लिए मुझे क्लास 6, 7, 8 का चैनल बनाना पड़ेगा, तो फिर वो भी सिखाना पड़ेगा। तो आई होप आपको ये तो टेबल तो आता होगा ना, बस टेबल तक, और टेबल याद कर लो। कितने तक याद करना है? 20 तक याद करना है। टेबल से तुम्हारे 100% तो नहीं, और 99% में गारंटी लेता हूँ तुम्हारे टेबल से ही सवाल जितना ज़्यादा टिप पे रहेगा तुम्हारे टेबल। चाहे आप इंग्लिश में याद करो, कंफर्टेबल हो तो इंग्लिश में याद करो, चाहे हिंदी में कंफर्टेबल तो हिंदी में याद करो। मुझे तो हिंदी में ही याद है तो मैं हिंदी ही आपको करूँगा, लेकिन मैं आपके यहाँ पे बोलने नहीं जाऊँगा कि चलो हिंदी में बोलूँ। दूसरी जो ब्रांच होती है मैथमेटिक्स की, ये सभी ब्रांचेज़ हैं। अर्थमेटिक्स ये भी एक ब्रांच होता है मैथ्स का, ठीक है। आप जब मैथ पढ़ोगे ना तो कई सारे ब्रांचेस में डिवाइड होते चला जाएगा। जैसे अभी आप पढ़ रहे हो साइंस, तो साइंस के आगे चल के ब्रांचेस होंगे, 3 ब्रांचेस होंगे, जैसे फिजिक्स होगा, केमिस्ट्री होगा और बायोलॉजी होगा। तो जैसे जैसे आप आगे हायर क्लासेस में स्टडी करोगे वैसे वैसे सब्जेक्ट की जो होती है डिवीज़न होने लगती है। ऑब्वियस सी बात है, हमें एक लार्ज स्केल को स्टडी करना है तो हमें छोटे छोटे पार्ट को ही स्टडी करके ही आगे किया जाता है ना। किसी बड़े ज़मीन को हमें जोतना होगा तो पहले छोटे छोटे प्लाट को ही जोतेंगे ना। जोतना का समझ रहे हो ना, प्लाउइंग तरीके से। जो पूरे जो हमारी मैथमेटिक्स हैं, छोटे छोटे स्टेप्स में हम पूरे मैथमेटिक्स को जानने की कोशिश करेंगे। जैसे जैसे आप हायर क्लासेस में जाओगे वैसे वैसे आपकी लेवल भी इंक्रीज होती चली जाएगी, ठीक है। तो यहाँ पे देखो अरिथमेटिक हो गया दूसरा ब्रांच, ये तो यहाँ देखो अरिथमेटिक हो गया एक ब्रांच, और दूसरी ब्रांच होती है अलजेब्रा। अलजेब्रा को हिंदी में क्या बोलते हैं? बीज गणित, ओके। और थर्ड जो हमारा होता है वो होता है ज्योमेट्री। ज्योग्राफी मत समझ लेना, ज्योमेट्री मतलब होता है रेखा गणित, ठीक है। रेखा गणित, ज्योमेट्री का मतलब होता है रेखा गणित। फोर्थ ट्रिग्नोमेट्री, फोर्थ ब्रांच होती है जिसे बोलते हैं हम ट्रिग्नोमेट्री, जिसे हम बोल सकते हैं हिंदी में त्रिकोणमिति। ठीक है। फिफ्थ ब्रांच जो होती है हम जिसे बोल सकते हैं, और फिफ्थ ब्रांच होता है हमारा प्रोबेबिलिटी एंड स्टैटिस्टिक्स, संभावना एवं गणना, आंकड़े, ठीक है। स्टैटिस्टिक्स मतलब होता है आंकड़ा, यहाँ पे हिंदी में नहीं लिख रहे हैं, समझना, ठीक है। सिक्स्थ ब्रांच जो होता है हमारा कैलकुलस, एपी जिसे बोल सकते हैं अरिथमेटिक प्रोग्रेशन, एंड जीपी ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन। ये दोनों अलग होती हैं, ये प्रोबेबिलिटी अलग है, स्टैटिस्टिक्स अलग है, ठीक है। एपी अलग है, जीपी अलग है। एपी का मतलब होता है अरिथमेटिक प्रोग्रेशन और जीपी का मतलब होता है ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन। और सेवेंथ ब्रांच जो है हमारा मैथमेटिक्स का जिसे बोलते हैं कैलकुलस। तो ऑलराइट गाइस, तो ये सारे जो हमारे टॉपिक्स हैं, ये से हिंदी में क्या बोलते हैं इसको? गणना। हमें गणना करना है किसी लार्ज क्वांटिटी को, हमें इन कैलकुलस की मदद से हमें बहुत आसानी से, ठीक है, कैलकुलेट किया जा सकता है। लार्ज स्केल को हम बहुत आसानी से इन मैथमेटिकल टूल्स के ज़रिए हम कर सकते हैं। तो ये तो सारे हमारे ब्रांचेस होंगे किसके? मैथमेटिक्स के। दीज आर द ब्रांचेस ऑफ द मैथमेटिक्स। यू कैन फाइंड ऑल द टॉपिक्स क्लास 6, 7th, 8th, 9th, 10th। इवन आप हायर स्टडी करने जाओगे तो सभी के सभी जो ब्रांचेस हैं आपको इंट्रोड्यूस हो चुके होंगे। कुछ ब्रांचेस हैं जो आप इंट्रोड्यूस नहीं हुए हो अभी तक, आप 9th और 10th में आप इंट्रोड्यूस इन सभी टॉपिक से हो जाओगे। देखो
आपने क्लास नर्सरी से आपने क्लास 8 तक जो भी कुछ पढ़ा है, मैक्स टू मैक्स चीज़ें आपको अरिथमेटिक से मिला होगा, ठीक है, जिसमें कि आपके परसेंटेज, कौन कौन से टॉपिक है अभी हम बात करेंगे, क्योंकि ये हमारा ओरिएंटेशन सेशन है, हमारा कंटेंट का जो भी हम पूरे साल पढ़ेंगे, ठीक है, तो इसमें हम आपको बताएंगे, क्योंकि हम डिटेल में ही इसको लेना चाहेंगे, ठीक है। अब चाहे जितना भी समय लगे, कैसे भी हो, एकदम A to Z आपको बताया जाएगा, यहाँ पे कोई भी कंजूसी नहीं चलेगी। देखो यहाँ पे जो भी आपने मैक्स टू मैक्स नर्सरी से क्लास 8 तक पढ़ा है, वो अरिथमेटिक्स में ही आपको मिला होगा। इसके बारे में हम ये बात करेंगे थोड़ी देर बाद। चलो देखो, जिसमें आपको लाइन के बारे में बताया जाता है, लाइन हो गया, एंगल होंगे, ठीक है, दो लाइन के बीच जो एंगल बनता है उसे बोलते हैं, ठीक है, कोई एंगल बना है, ये लाइन हो गया, एक लाइन ये है, सपोज करो AB इसका नाम है, तो इसका इसमें बनेगा क्या, एंगल बनेगा ABC, ठीक है, ये ABC एंगल है, दो लाइन के बीच में जो एंगल बनता है इस तरह से, तो उसे बोलते हैं एंगल्स, ठीक है। तो लाइन पढ़ा होगा, एंगल पढ़ा होगा, फिर उसके बाद ट्रायंगल पढ़ा होगा, ठीक है, क्वाड्रिलेटरल पढ़ा होगा, क्वाड्रिलेटरल, उसके बाद सर्कल पढ़ा होगा आपने, ठीक है। तो कई सारी चीज़ें आपने ज्योमेट्री में देखा गया होगा। रेखा का नाम मतलब, रेखा का मतलब एक सीधी लाइन, एक रेखा जिसे बोल सकते हैं लाइन, रेखा का मतलब होता है लाइन। तो देखो ज्योमेट्री का मतलब इसमें लाइन पढ़ना है, एंगल पढ़ना है, ट्रायंगल पढ़ना है, क्वाड्रिलेटरल पढ़ना है, सर्कल पढ़ना है, फिर उसके बाद मेंसुरेशन मतलब जिसमें एरिया हो गया, पेरीमीटर हो गया, उसके बाद उसमें सारी चीज़ों को, एरिया हो गया, पेरीमीटर होगा, उसको फाइंड करना। तो ये सभी टॉपिक्स कहीं ना कहीं आपको 6th 7th 8th में पढ़ाया ही गया होगा। तो ये ज्योमेट्री के अंतर्गत आता है। अलजेब्रा के अंतर्गत क्या आता है, जैसे फॉर एग्जांपल वो जो चीज़ें होती हैं वेरिएबल होती हैं, जैसे फॉर एग्जांपल यहाँ पे x ले लो, तो 2x + y = 4, तो कुछ इस तरह से आपको इक्वेशन बना के मिलता था ना। तो ये सब क्या थे, x और y क्या थे, एक वेरिएबल था, ठीक है। कांस्टेंट और वेरिएबल अलग अलग चीज़ें होती हैं, तो जो फिक्स रहती हैं वो कभी चेंज नहीं होती है, उसकी वैल्यू वो वहीं रहती है, तो उसे बोलते हैं कांस्टेंट। तो जैसे ये 2 है, इसकी वैल्यू हमेशा 2 ही रहेगी, ये कभी चेंज नहीं हो सकती, तो इसको बोलते हैं कांस्टेंट वैल्यू, ठीक है। और यही वैल्यू अगर बात करें x की, तो x की कोई सी भी वैल्यू हो सकती है, 1 भी हो सकती है, 0 भी हो सकती है, -3 भी हो सकती है, कुछ भी हो सकती है, यानी कि ये वैल्यू इसकी फ़िक्स नहीं है, तो हम इसको कह सकते हैं ये एक वेरिएबल होता है। तो ज़्यादातर जनरली हम अलजेब्रा में वेरिएबल टर्म्स को इंट्रोड्यूस किया जाता है। तो देखो मैथमेटिक्स के कई सारे ब्रांचेस होती हैं, ठीक है, तो इसीलिए हर एक ब्रांचेस में आपको कुछ नया सीखने को मिलेगा। तो अब इनकी सहायता से आपके जो लाइफ में, ठीक है, जो लाइफ में आप आगे करने जाओगे, रियल लाइफ में एग्जांपल जैसे इंजीनियर, तो इंजीनियरिंग एक बेस्ट एग्जांपल है हमारे मैथमेटिक्स का, ठीक है। मैथ वाले स्टूडेंट के लिए जो इंजीनियर बनते हैं उनके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आपको पुल बनाना होगा, ब्रिज बनाना होगा, कई सारे इंडस्ट्री लगाने होंगे, तो उसमें क्या केमिकल होंगे, क्या केमिकल कंपोजिशन लेना पड़ेगा, इन सभी डिटेल आपको इन्हीं सब मैथमेटिकल टूल से, मैथमेटिकल चीज़ों से गणना करना पड़ेगा। कुछ भी अगर मिल जाता है तो आपको वहाँ पे अलजेब्रा समझ लेना कि वो अलजेब्रा का ही पार्ट है, ठीक है, अलजेब्रा। अब देखो यहाँ पे ट्रिग्नोमेट्री, कितने लोग कहेंगे ट्रिग्नोमेट्री भी अलजेब्रा का ही पार्ट होता है। हाँ, ऑब्वियस बात है, हम भी पढ़े तो था, लेकिन फिर हम इसको अलग ब्रांच पे क्यों लिखें, क्योंकि ये अलग ब्रांच इसका बनाना ही ठीक रहेगा। जैसे आपके जब भी आपको मिलेगा साइन थीटा, कॉस थीटा, टैन थीटा, कॉट थीटा, कोसेक थीटा, सेक थीटा, तो ये सभी चीज़ें जो होती हैं ये हमारी किस में आती हैं, जो ट्रिग्नोमेट्री वाले पोर्शन में आती है। जिससे फॉर एग्जांपल यहाँ पे ट्रिग्नोमेट्री आइडेंटिटी, जैसे a + b का होल स्क्वायर, जिसे बोलते हैं a² + b² + 2ab, तो इस तरह से होता था ना। तो वही सब चीज़ें हैं वो ट्रिग्नोमेट्री के अंतर्गत आती है। ये देखो sin² थीटा + cos² थीटा = क्या होता है। तो इस तरह से कई सारी चीज़ें आपको मिलेंगी जो आप क्लास 10th में आपको यहाँ से मिलेगा, आपको 9th में नहीं मिलेगी। ये जो ट्रिग्नोमेट्री है ना, ये आपको 9th में नहीं मिलेगी, आपको स्टार्ट कहाँ से होगी, 10th से स्टार्ट होगी। और ऊपर की जो सारी चीज़ें हैं वो आपको नर्सरी से आपको देखते चले आ रहे हो, नर्सरी से 8 तक आपको अर्थमेटिक देखने को मिलते आ रहा होगा। और अलजेब्रा आपको क्लास 6th या 5th या 7th या 8th ये सभी में मिलता होगा, ठीक है। अब यहाँ पे इंट्रोड्यूस होता है ट्रिग्नोमेट्री आपको क्लास 10th से मिलेगी, ठीक है। और प्रोबेबिलिटी भी आपको क्लास 10th में मिलेगी, 9th में नहीं है इस प्रोबेबिलिटी और स्टैटिस्टिक्स। और ये शायद क्लास 8th में भी कुछ स्कूल में मैं देखा हूँ कि ये मिल जाता है, शायद ये भी मिल जाता है, लेकिन चलो NCERT में तो नहीं दिया है 9th में।
बाकी ये पहले जब हम लोग पढ़ते थे तो दिया था। चलो अब एपी और जीपी भी आपको क्लास 10th में प्रॉपर तरीके से मिलेगा। अब यहाँ पे लास्ट जो आता है, अब ये सब क्या होते हैं, कैसे होते हैं, जब हम पूरे साल पढ़ाएंगे ना तो अच्छे से समझ में आ जाएगा। अभी इसकी टेंशन मत लो, बस आप इतना समझो कि ये कुछ कुछ ब्रांचेज होते हैं साइंस के। ओवरव्यू समझो, इस पूरे कंटेंट को समझो। जब एक बार आप कंटेंट समझ जाओगे ना तो आपके लिए बहुत ज़्यादा डिफ्रेंशिएट करना आसान होगा। चीज़ें कठिन क्यों लगती है? जब तुम अंधकार में रहोगे तो इधर जाओगे फिर उधर जाओगे, अरे तुम्हें रास्ता पता रहेगा ना। एक बंद रूम में अगर लाइट, अगर सपोज करो इस रूम में, जिस रूम में तुम कभी गए ही नहीं हो, उस रूम का अगर लाइट बंद करके तुम्हें उसी में रख दिया जाएगा तो तुम कहाँ जाओगे? अंधकार में तुम्हें भटकोगे ना। लेकिन अगर उसी रूम में तुम्हें लाइट पहले से ऑन करके तुम्हें दिखा दिया जाए कि इधर दरवाज़ा है, उधर वो है ब्रेंच है, इधर बेड है, तो तुम्हें ये आसानी होगी। अगर उसे ऑफ़ कर दिया जाए फिर तुम्हें निकलने के लिए बोला जाए तो तुम आसानी से निकल जाओगे कि इस साइड हमें जाना है तो मुझे रास्ता मिल जाएगा। तो ठीक वही चीज़ मैं कर रहा हूँ कि तुम्हें मैं पहले पूरे सिलेबस का इंट्रोड्यूस करवा रहा हूँ। तो पूरे सिलेबस से एक बार इंट्रोड्यूस हो जाओगे तो ऑब्वियस सी बात है तुम आराम से क्रैक कर ले जाओगे चीज़ों को। ठीक है, तो वही कोशिश कर रहा हूँ मैं। देखो यहाँ पे देखो, प्रोबेबिलिटी का मतलब होता है संभावना। अगर हमने एक सिक्का लिया, ठीक है, सिक्का में होता है हेड और टेल, हमने उछाला उसको, एक ने बोला हेड आया, एक ने बोला टेल आया, तो दो 50-50 चांसेस हैं। हेड भी आ सकता है, टेल भी आ सकता है, वो सीधा नहीं गिरेगा ना। हेड भी आ सकता है, टेल भी आ सकता है। तो दोनों प्रोबेबिलिटी क्या है आने की। हमने देखा होगा अपने डाइस, जो हमने लूडो वगैरह खेलते हैं ना, ऐसे कट करके निकालते हैं, तो इसमें 6 फेजेस होते हैं। तो 6 फेजेस आने की क्या प्रोबेबिलिटी होती है? 1/6 प्रोबेबिलिटी होती है। तो ये सारी प्रोबेबिलिटी का खेल हम यहाँ पे देखेंगे जब हम क्लास 10th में पढ़ाएंगे तब। तो सर ये पढ़ा क्यों रहे हो, ये किसके लिए है? क्लास 9th के लिए है कि 10th के लिए है? दोनों के लिए है। आप चाहे 9th में हो चाहे 10th में हो, ये सेशन आपके लिए, प्लेलिस्ट आपके लिए बहुत ज़रूरी है। ठीक है, क्लास 6th 7th 8th वाले भी इवन मैं तो कहूँगा इस प्लेलिस्ट को फॉलो करो, तुम्हें आगे बहुत चीज़ें समझ में आ जाएगी। क्लास 11th वाले भी हो तो भी आपको समझ में आएगी, या आप किसी भी कम्पिटिटिव एग्जामिनेशन की तैयारी करने वाले हो फिर भी आपको देखना पड़ेगा। मैंने इसको इस तरह से डिज़ाइन किया है ना, तो आपको बेसिक्स लेवल से पूरे एडवांस लेवल तक पहुंचाने की गारंटी देता हूं मैं इस पूरे सेशंस में, इस पूरे जो हम पढ़ाएंगे। देखो अब यहाँ पे दूसरी बात होती है एपी और जीपी में, अर्थमेटिक प्रोग्रेशन और जियोमेट्रिक प्रोग्रेशन। हालांकि ये टॉपिक आप में क्लास 10th तक तो नहीं है, क्लास 11th में मिलेगा तो आप पढ़ लेना। ठीक है, क्लास 11th में जब आप मैथ लोगे तो अब यहाँ पे आपको मिलेगा। यहाँ पे कैलकुलस की बात करें तो कैलकुलस भी आपको क्लास 11th में जाके मिलेगा। 10th तक इसका नामो निशान नहीं है, यानी कि आपके सिलेबस में क्लास 9th और 10th वाले सिलेबस में ये नहीं है कैलकुलस। स्टार्ट कहाँ से होगा? आपकी क्लास 11th से स्टार्ट होगा। ये पढ़ना किसको रहेगा? बायो वाले भी पढ़ेंगे और जो साइंस लिया है वो पढ़ेगा। कैलकुलस इम्पोर्टेंट है। आप नीट की तैयारी करना, डॉक्टर बनने की तैयारी करने जाओगे तो कैलकुलस आपको ज़रूरत पड़ेगी, क्योंकि फिजिक्स के मोस्ट ऑफ द क्वेश्चंस कैलकुलस के बिना हो ही नहीं सकेंगे। कैलकुलस में क्या क्या चीज़ें आती हैं सर ये बता दो, चलो भी बताएंगे। देखो तो यदि हम बात करें कैलकुलस में तो कौन कौन से चैप्टर जो हमें कैलकुलस में पढ़ने को मिलेंगे क्लास 11th में। देखो पहला तो फंक्शंस एंड ग्राफ, तो इस पे ही आपको मिल जाएगा। फंक्शंस क्या होते हैं, ग्राफ क्या होते हैं, आपको अभी नहीं जानना है। ठीक है, बेसिकली ग्राफ क्या होता है, कुछ इस तरह से होता है, देख लो अभी बता देते हैं। देखो ग्राफ कुछ इस तरह से होता है, समझ रहे हो, कुछ समझ पा रहे हो? ये एक्स एक्सिस है और ये वाई एक्सिस है, कुछ यहाँ पे ग्राफ बना है। कई टाइप का ग्राफ बन सकता है। ठीक है, ये वाई एक्सिस है और ये एक्स एक्सिस है। जो हॉरिजॉन्टल होता है वो एक्स एक्सिस होता है, जो वर्टिकल होता है वो वाई एक्सिस होता है। तो ये सब हमारे ग्राफ्स होते हैं। और क्या फंक्शन होते हैं? फंक्शंस आपको उतना नहीं जानना है ना, अभी आपको फ़िलहाल क्लास 9th में हो और क्लास 10th में हो तो आपको मैं एक ओवरव्यू दे रहा हूँ। ठीक है, ये देखो। और दूसरी बात है आपको पढ़ना पड़ेगा मैक्सिमा निकालना, मैक्सिमा इसी कैलकुलस पार्ट में मैक्सिमा निकालना एंड मिनिमा निकालना, ठीक है, किसी वैल्यू को क्या मैक्सिमम वैल्यू हो सकती है
ठीक है। किसी आंसर की क्या मिनिमम वैल्यू हो सकती है वो भी आपको इसी कैलकुलस के टॉपिक में आपको पढ़ना होगा। जो थर्ड टॉपिक है आपका डिफरेंशिएशन एंड इंटीग्रेशन, सिएशन एंड इंटीग्रेशन। तो मैथमेटिक्स के कई सारे सवाल ऐसे आपको मिलेंगे जो कि इसके बिना करने जाओगे तो बहुत ज़्यादा लेंदी हो जाएगा, बहुत ज़्यादा हार्ड लगने लगेगा और छोड़ के भाग जाओगे। तो मैथमेटिक्स ये टूल्स ही हैं, जैसे जिस प्रकार से एडिशन एक मैथमेटिकल टूल है जिसकी वजह से मैथमेटिक्स बहुत आसान लगने लगता है। जैसे अगर हमने 5 लड्डू लिया, ठीक है, 5 लड्डू को हमें 10 लड्डू के साथ जोड़ना है, तो एक हमने कुछ ऐसा तरीका ईजाद किया है जिसे बोलते हैं एडिशन। तो आराम से हम एडिशन कर लिए और समझ में आ गया कि हाँ इतना लड्डू हुआ है। नहीं तो फिर चले 5-5 का ढेरी लगाएंगे तो उससे बहुत ज़्यादा कैलकुलेशन हार्ड लगने लगता है ना। लेकिन वही चीज़ अगर हमने ऐड कर दिया, सभी को मिला के ऐड कर दिया, तो मुझे आसानी से पता चल गया कि इसमें कितना चीज़ें हैं। ऐसे तो एक एक इसका जोड़ो, फिर इसका जोड़ो, फिर उसके बाद समझ में आएगा कि इसमें 1 2 3 4 5 6, फिर उसके बाद 7 8 9 10 11 12। तो ऐसे क्या है यार, इसमें जोड़ो कितना है 1 2 3 4 5 6 है इसमें 1 2 3 4 5 6 बराबर जोड़ दो इन दोनों को, तो 6 कितना हो जाता है 12 होता है। बहुत आसानी से तरीके से आपको ये पता चल गया। अगर सपोज करो ये बिगर नंबर होता, अभी तो ये छोटा है, अगर ये बिगर नंबर होता जैसे अगर 536 अंडे होते हैं और दूसरे रूम में जाके 440 अंडे होते हैं, तो कैसे जोड़ते हैं? तो इसको पहले काउंट करो, फिर उसके बाद इसके बाद 536 के बाद 537 538 540, इस तरह से करते करते तुम कितना ऐड करोगे। एडिशन की वजह से तुम्हारा चीज़ें आसान हो गई ना, बहुत आसान हो गई और तुम आसानी से इसको कर ले जाओगे। वैसे ही डिफरेंशिएशन और इंटीग्रेशन से कैलकुलेशन बहुत ज़्यादा आसान हो जाती है, ठीक है। और जो हमारी 4th टॉपिक्स होती है जिसे बोलते हैं एरिया अंडर इस पे 1 मिनट थोड़ा सा राइटिंग बढ़िया बनाते हैं यार। एरिया अंडर ग्राफ, एरिया अंडर कर्व या ग्राफ जिसे बोल सकते हैं। और 5th टॉपिक से हमारा वो होता है लिमिट एंड कॉन्टीन्यूटी, लिमिट और कॉन्टीन्यूटी। ये क्या होता है, कैसे होता है, नहीं जानना है आपको। एरिया अंडर द कर्व, एरिया अंडर द कर्व का मतलब क्या समझ रहे हो? तो एक कोई कर्व है, इसके अंदर जो एरिया पड़ रहा है, ये जो एरिया है इसी को फाइंड करना। तो ये भी इंपॉर्टेंट है, आपको फिजिक्स क्लास 11th में बहुत ज़्यादा इसका यूज किया जाएगा, चाहे आप बायो के स्टूडेंट हो चाहे आप मैथ के स्टूडेंट हो। कॉमर्स में होंगे तो भी आपको यूज करना ही पड़ेगा एरिया अंडर द कर्व, क्योंकि आपको पॉपुलेशन वगैरह इकोनॉमिक वगैरह में आपको वहाँ पे ये सारी चीज़ें मिलेगी और ज़बरदस्त तरीके से आपको स्टैटिस्टिक्स का यूज मिलेगा। बैंकिंग वगैरह के एस्पिरेंट होता प्रोबेबिलिटी और स्टैटिस्टिक्स, ठीक है। तो मैथमेटिक्स एक ऐसा सब्जेक्ट होता है जो कि हर एग्जामिनेशन में आपको मिलता है, बायोलॉजी वाले को छोड़ के, ठीक है। लेकिन फिर भी बायोलॉजी वाले में ये नहीं कर सकते मैथमेटिक्स को नहीं पूछा जाएगा, पूछा ही जाता है यार। मैं बायो का स्टूडेंट तो मैं जानता हूँ ना इसकी जो वैल्यू है मैथ की। तो आपको मैथ को बिल्कुल भी हल्के में नहीं लेना है, ठीक है। ये देखो, अब उसके बाद हम बात करते हैं यहाँ पे, हाँ ये सारे टॉपिक्स हो गए जो आपको पढ़ने हैं पूरे साल में। ये हम पूरा पढ़ाएंगे नहीं क्योंकि कैलकुलस का पार्ट है, थोड़ा सा आपको क्लास 11th में पढ़ाया जाएगा। हम बात करते हैं अरिथमेटिक्स में, क्योंकि ये बेसिक लेक्चर है तो अरिथमेटिक में पढ़ेंगे। फिर उसके बाद हम जब पूरा 9th और 10th का पढ़ाएंगे तो अलजेब्रा, ज्योमेट्री, ट्रिग्नोमेट्री, प्रोबेबिलिटी, एपीजीपी सब कुछ पढ़ा देंगे। बट यहाँ पे हम जो बेसिक चीज़ें होती हैं जैसे कि अरिथमेटिक्स की पार्ट, उसको हम डिस्कस करने वाले हैं। यहाँ पे देखो, तो अरिथमेटिक में हम पहला दो टॉपिक पढ़ेंगे, वो क्या है, यूनिट एंड डायमेंशन। यूनिट एंड डायमेंशन, ये तो पहला 11th क्लास का फिजिक्स का फर्स्ट चैप्टर है, यूनिट एंड डायमेंशन। बट हम आपको यहाँ पे ही पढ़ाएंगे, ठीक है। आपको पढ़ना है यूनिट का, उसके बाद कन्वर्जन। भाई साहब, कन्वर्जन के बिना तो फिर आपका जीवन ही व्यर्थ है। यूनिट का कन्वर्जन, जैसे मास का मास में कन्वर्ज कैसे होगा, जैसे किलोग्राम को ग्राम में बदलना, ठीक है। और उसके बाद फिर हमारा लीटर को ml में बदलना, फिर सेंटीलीटर को मिलीलीटर में बदलना, ठीक है। मतलब वॉल्यूम का भी चेंज कर सकते हैं आप
लेंथ का भी चेंज कर सकते हैं, लेंथ का कन्वर्जन, वॉल्यूम का कन्वर्जन, मास का कन्वर्जन, ये यूनिट कन्वर्जन में बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। उसके बाद हम टेम्परेचर का कन्वर्जन बताएंगे कि डिग्री सेंटीग्रेड में क्या होगा, डिग्री फ़ारेनहाइट में क्या होगा, केल्विन में क्या होगा। तो तीनों टाइप का हम यहाँ पे बताने वाले हैं आपको, ठीक है, टेम्परेचर का कन्वर्जन। उसके बाद फिर प्रेशर का, फिर एनर्जी का, एनर्जी के बाद टाइम का कन्वर्जन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इन कन्वर्जन के बिना आपकी जो मैथ है, मैं यूँ कहूँ, आप बिना शरीर से आत्मा निकाल लोगे इसको कंप्लीट कर लोगे तो शरीर से आत्मा छीन लोगे मैथ की। तो यही जान है मैथ में। यूनिट कन्वर्जन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है क्योंकि इसमें ज़्यादातर मैक्सिमम लड़कों को इसमें दिक्कत होती है, तो मैं इसको बहुत आसानी तरीके से पढ़ाऊँगा, ठीक है। चलो नेक्स्ट अगर बात करें हैं, जो हमारा टॉपिक रहेगा थर्ड, जिसे बोलते हैं एडिशन। चलो हम यहाँ पे आएंगे, एडिशन के बारे में पढ़ाएंगे। तो यानी कि सर ये क्या पढ़ा रहे हो, जोड़, क्यों मुझे जोड़ नहीं आता क्या, जोड़ घटाओ गुणा भाग, क्यों मुझे जोड़ घटाना नहीं आता क्या आता होगा, लेकिन मैं जिस तरह से पढ़ाऊँगा आपको भी उसी तरह से करना है क्योंकि आपकी स्पीड मैटर करती है। अब ऐसे ही करने जाओगे, ठीक है, इतनी में जोड़ो लमसम इतना, तो तुम्हें फ्रैक्शन ऑफ सेकंड में आंसर आना चाहिए, सोचना ना पड़े, इतना स्पीड बना लोगे। तो वही स्पीड में बनाने की कोशिश करूँगा, ठीक है। अब तुम चलोगे 0 में 5 गया, कितना आया 5 हो गया, फिर 5 में 4 गया 9 हो गया, फिर 4 में 2 गया तो फिर हो गया 6 हो गया। तो इस तरह से 695 आपने बोला, बट आपको इस तरह से बिल्कुल नहीं करनी है। कैसे करनी है, ये तो बेसिक तरीका है, ये सिंपल तरीका है, ये तो आनी चाहिए। लेकिन इसके अलावा आपको एक ऐसा ट्रिक, एक ऐसा तरीका मालूम होना चाहिए कि मुझे इसको बस देखते ही आंसर इसका पता चल जाए। तो ऐसा तरीका हम आपको बताने वाले हैं, ठीक है। उसके बाद हम देखेंगे ठीक इसी तरीके से सब्सट्रैक्शन के बारे में, जिसे बोलते हैं घटाओ। ये मैथमेटिकल टूल्स हैं। उसके बाद देखेंगे मल्टीप्लिकेशन, मल्टीप्लिकेशन जिसे बोल सकते हैं गुणा, बूढ़ा नहीं गुणा। उसके बाद देखेंगे डिवीज़न, डिवीज़न क्या होता है, जिसे बोलते हैं भाग, भाग नहीं भाग, ये वाला भाग, ओके। 7th बात करेंगे हम बॉड मॉस के बारे में, बॉड मॉस, बॉड मॉस इसका मतलब क्या होता है, ब्रैकेट ऑफ डिवीज़न, मल्टीप्लिकेशन, एडिशन एंड सब्सट्रैक्शन, सारी चीज़ों को हम कवर कर लेंगे इस बॉड मॉस में। आपका ये टॉपिक होने के बाद हम आपको बताएंगे 8th टॉपिक, जिसे बोलते हैं LCM। इसके बाद HCF निकालना सिखाएंगे, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, लोवेस्ट कॉमन मल्टीपल्स। उसके बाद फिर हम आपको टॉपिक बताएंगे मल्टीपल्स क्या होता है, उसके बाद फैक्टर क्या होता है ये बताएंगे। तो फैक्टर क्या होता है और मल्टीपल्स क्या होते हैं, इनमें डिफरेंस बताएंगे। उसके बाद हम टॉपिक लेंगे आपका, उसके बाद हम बताएंगे आपको यूनिटरी मेथड। मैथ के ज़्यादातर सवाल आपको यूनिटरी मेथड से चुटकियों बजा के किया जा सकता है। कई बार ऐसा चीज़ें होती हैं जो यूनिटरी मेथड से बहुत आसानी से आ जाती है, ठीक है, और कई बार चीज़ें होती जो इसे बेसिक मेथड है यूनिटरी मेथड, इसे नहीं आ पाती है, तो दूसरा मेथड हम अप्लाई करेंगे उसके लिए, ठीक है। लेकिन मोस्ट ऑफ द केसेस में आपको यूनिटरी मेथड से चीज़ों को आसानी से आपको समझ में आ जाती है। तो इसको भी हम यहाँ पे देख लेंगे, क्योंकि आप ये मुझे ना कह पाओ कि सर मुझे तो यूनिटरी मेथड आता ही नहीं है, मैंने क्लास 6, 7, 8 में पढ़ा ही नहीं है, तो आप मुझे ये ना करना पड़े। मैं आपको यहाँ पर सारी चीज़ों को इन डेप्थ नॉलेज दे दूँगा, ठीक है, हल्का फुल्का ही दूँगा, या और हम पूरा मतलब बहुत ज़्यादा वो वहाँ तक नहीं ले जाएंगे क्वेश्चन कि आपको कंपटीशन लेवल का करवाएंगे, क्योंकि आपका दिमाग उतना विकसित नहीं है। तो मैं उसी के अकॉर्डिंग पढ़ाऊँगा ताकि आप उतना ग्रैब कर पाओगे, क्योंकि आपको अभी 9th और 10th का सिलेबस भी इतना बड़ा है, तो उसको भी कवर करना है। लेकिन आपको जो ये चीज़ें मिल रही है ना, वो भी कर लेनी है, क्योंकि अभी करे रहोगे तो तुमसे हो जाएगा, लेकिन फिर वही बाद में यही चीज़ करनी पड़ेगी ना, तो बहुत ज़्यादा तकलीफ़ होती है कि यार वहीं फिर पीछे का घिसा पीटा पढ़ना होगा। तो पढ़ना तो पड़ेगा ना, सिलेक्शन पाना है तो पढ़ना तो पड़ेगा। और ये चीज़ें जो है आपको
बहुत जगह काम आएगी लाइफ में, हर मोड पे आपको काम आएगी, चाहे डिवीजन, चाहे मल्टीप्लिकेशन, चाहे एडिशन। जिस तरह से मैं बताऊंगा आपको, उन तरीके से आप करोगे तो बहुत आसानी से आपको आने लगेगा, बहुत टिप्स पे आने लगेगा ना। कैलकुलेशन ही तो है मेन, मैथ में कैलकुलेशन ही तो है। उस कैलकुलेशन को स्पीड अप करो तो तुम चाहे जेई हो, चाहे नीट हो, चाहे कोई सा भी कम्पिटिटिव एग्जामिनेशन हो, अभी सिर्फ स्पीड को ध्यान दोगे तो आपका आराम से हो जाएगा। देखो उसके बाद हमारा आता है 9th टॉपिक, जिसे हम बोलते हैं एवरेज निकालना। तो कितने बच्चे को एवरेज भी नहीं आ रहा होगा इसमें, एवरेज, तो एवरेज निकालना भी सिखाएंगे। 10th टॉपिक हम लेंगे डिविजिबिलिटी टेस्ट, डिविजिबिलिटी टेस्ट, मतलब 1 से लेके आपको 13 तक आपको यहाँ पे डिवाइड करने की रूल्स बताएंगे कि कौन सी संख्या 1 से डिवाइड होगी, कौन सी संख्या 2 से, 3 से, 4 से, 5 से, 6 से, 7 से, 8 से, 9 से, 10 से, 11 से, 12 से, 13 से, इवन आपको 25 से भी कौन सी संख्या डिविजन है, 15 से कौन है, ये सारी आपको हम इस लेक्चर में, इनका अलग अलग से सेपरेट लेक्चर बनेगा, एक एक लेक्चर बनेगा। हो सकता है वो 1 घंटे का भी हो सकता है वो, जिस तरह से कंटेंट रहेगा उस तरह से आपका यहाँ पे वीडियो बनाया जाएगा, ठीक है। तो आपको पूरी कंटेंट मिलेगी एकदम ईमानदारी के साथ। देखो मैं इस फील्ड में आया हूँ तो पूरी ईमानदारी रखूँगा अपने टीचिंग प्रोफेशन से, तो आपको भी पूरी ईमानदारी के साथ इन सभी के नोट्स बनाना है प्रॉपर। तो नोट्स बनाओगे, गारंटेड है तुम्हारा अच्छे से कंप्लीट होगा, सिलेबस अच्छे से कंप्लीट करवाने की जिम्मेदारी हमारी है, ठीक है। आप बस पढ़ो। देखो उसके बाद फिर हम देखेंगे 11th टॉपिक जो है हमारा परसेंटेज। कितने लड़कों को परसेंटेज ही निकालने नहीं आता है, तो परसेंटेज भी निकालना सिखाएंगे। बहुत तगड़े कॉन्सेप्ट बताएंगे जिससे आप चुटकियों में कई सारे जो डिफ़िकल्ट परसेंटेज हैं उसको भी निकालना सिखा देंगे, क्योंकि परसेंटेज से हर जगह आपको पेपर में मिलने का सवाल, चाहे बोर्ड में हो, चाहे आपके कोई भी कम्पिटिटिव एग्जामिनेशन है। तो एक एक से तरीका ऐसा बताएंगे ताकि आपका बेसिक्स मजबूत हो जाए, एकदम स्ट्रॉन्ग। उसके बाद यहाँ पे देखो 12 नंबर पे आएगा रेशियो एंड प्रपोर्शन। रेशियो एंड प्रपोर्शन इसे बोलते हैं हिंदी में अनुपात समानुपात, इसको हिंदी में बोलते हैं प्रतिशत। डिविजिबिलिटी रूल, एवरेज का मतलब बोलते हैं औसत, एक नियम। हिंदी वाले स्टूडेंट समझ लो अपना, ठीक है। 13 टॉपिक्स जो हम पढ़ेंगे वो है डेसिमल के बारे में, डेसिमल। 14th टॉपिक जो पढ़ेंगे हम बोलेंगे फ्रैक्शन के बारे में, फ्रैक्शन जिसे हम बोल सकते हैं, इसको बोलते हैं दशमलव, इसको बोलते हैं भिन्न। तो भिन्नों के जोड़ घटाना गुणा भाग, उसके बाद डेसिमल यानी दशमलव के जोड़ घटाना गुणा भाग, सभी चीज़ों का यहाँ पे इन डेप्थ एनालिसिस दिया जाएगा। तो डेसिमल में कौन सा है टर्मिनेटिंग डेसिमल, कौन सा है नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल, इनके पुर्जे को हम खोलेंगे और अच्छे से बताएंगे, इनका वीडियो भी बनाएंगे, ठीक है। उसके बाद जो हमारा 5th टॉपिक्स आएगा हमारा पावर एंड एक्सपोनेंट, ठीक है। पावर एंड एक्सपोनेंट, एक्सपोनेंट। फिर आपको बताया जाएगा स्क्वायर निकालना, किसी भी नंबर का स्क्वायर कैसे निकाला जाता है, फिर उसके बाद स्क्वायर रूट कैसे निकाला जाता है। तो ये आपको रूट भी निकालना आना चाहिए, गजब का ट्रिक है। इन सभी फॉलो कर लोगे ना तो गारंटी देता हूँ, मतलब ये देख रहे हो कितने लेक्चर बन रहे हैं, इन सीरियल से अगर बात देखा जाए तो कई सारे लेक्चर आपको यहाँ पे मिलेंगे देखने को। नेक्स्ट हम बात करें उसके बाद हम देखेंगे 17th क्यूब निकालना, किसी भी नंबर का क्यूब कैसे निकलेगा। फिर उसके बाद क्यूब रूट निकालना, तो क्यूब रूट कैसे निकलेगा, बहुत आसान तरीके से, सिंपलेस्ट से सिंपलेस्ट तरीके से जितनी भी मेथड्स होते हैं क्यूब रूट और क्यूब रूट निकालने के, स्क्वायर रूट निकालने के, वो सारे मेथड्स को आपको बताया जाएगा। बेसिक तरीका भी बताया जाएगा, एडवांस तरीका भी बताया जाएगा, जिससे आप आसानी से किसी भी नंबर का क्यूब रूट या स्क्वायर रूट आप निकाल। उसके बाद मेरा आएगा नेक्स्ट टॉपिक जिसे बोलते हैं राउंडिंग ऑफ नंबर। तो राउंडिंग ऑफ नंबर, तो नंबर का राउंडिंग ऑफ करना, जैसे इसी डेसिमल और फ्रैक्शंस में आपने देखा होगा ऐसे 1.5432 इस तरह से होता है ना, इसे हमें राउंड ऑफ करना है 2 डिजिट तक। मुझे डेसिमल के बाद दो ही डिजिट चाहिए, उसके बाद वाला आगे क्या लिखा है मुझे उससे फ़र्क नहीं पड़ता। तो मुझे इसको 2 ही डिजिट तक चाहिए, तो मैं इसको ऐसे कर सकता हूँ। बट यहाँ पे अगर सोचो, अगर यहाँ पे 5 ना होता 6 होता तो मैं इसे क्या लिखता यहाँ पे, तो 2 ही डिजिट में चाहिए तो मुझे यहाँ पे लिखना पड़ता 7,
ठीक है, यानी इस वाले नंबर से एक ये ज़्यादा है, 5 से ज़्यादा है तो इसको एक ऐड करना पड़ता है, तो एक रूल होता है। तो इन सभी रूल को, राउंडिंग ऑफ के रूल को हम यहाँ पे सीखेंगे। उसके बाद हम देखेंगे सिग्निफिकेंट फिगर निकालना। सिग्निफिकेंट फिगर यानी इस पॉइंट के बाद कौन सा चीज़ें हैं जो सिग्निफिकेंट है, मानी जाएंगी। जैसे अगर बात करें हम पॉइंट के बाद, देखो, या इस पॉइंट के बाद सपोज करें यहाँ पे ये क्या लिखा है, तो इसमें कितने सिग्निफिकेंट फिगर हैं। सिग्निफिकेंट फिगर का मतलब कौन से जीरो हैं जो माने जाएंगे, कौन से डिजिट हैं या कौन से नंबर हैं जो माने जाएंगे, वास्तविक हैं, उनके रहने से या ना रहने से क्या फ़र्क पड़ता है। देखो, इस जीरो के रहने से या ना रहने से इस साइड कोई फ़र्क पड़ता है नहीं, इसका कोई फ़र्क नहीं पड़ता। लेकिन इसी जीरो का इस साइड हो जाना, तो ये पूरे वैल्यू को 100 बना देता है। इसी एक को 100 बना दे रहा है, 2 जीरो। अगर एक जीरो और बना दे तो इसको 1000 बना दिया। मतलब जीरो को बाएं साइड, दाहिने साइड लिखेंगे तो राइट साइड लेंगे, तो राइट साइड लेंगे तो इसका कुछ वैल्यू है, बट उसी लेफ़्ट साइड में देखो कितना भी जीरो लगा दो उसका कोई भी वैल्यू नहीं है। तो यहीं हम पढ़ेंगे सिग्निफिकेंस रूल, उसका क्या वैल्यू है, तो हम पढ़ेंगे सिग्निफिकेंट रूल्स। तो ये क्लास 11th के फिजिक्स वाले चैप्टर में पढ़ोगे, बट हम आपको यहीं पे पढ़ा रहे हैं। बहुत आसान है, दिक्कत नहीं ले रहे हैं, बहुत आसान है। यहाँ पे सीख लोगे तो फिर वहाँ पे तुम्हें हल्का हो जाएगा, क्योंकि ऑलरेडी सिलेबस बहुत ज़्यादा गैप बहुत ज़्यादा है, मतलब सिलेबस समझ लो। तो इन सभी टॉपिक्स को यहाँ पे आपको कवर किया जाएगा, एक एक वीडियो में प्रॉपर तरीके से आपको यहाँ पे बताया जाएगा। टेंशन नहीं लेनी है, हम हैं आपके साथ और पूरे साल डेडिकेटली स्टडी करेंगे, ठीक है। तो हम अपना वीडियो पहला डालेंगे एडिशन के ऊपर, ठीक है। इन सभी टॉपिक्स को एक बार आप देख लो, ठीक है। उसके बाद ये जब एक बार कंप्लीट हो जाता है पूरा प्लेलिस्ट, तो हम आपको अपना क्लास 9th और क्लास 10th का प्रॉपर तरीके से लेक्चर लेना स्टार्ट करेंगे। फिर जिसे बोलते हैं नंबर सिस्टम, एक्सपोनेंट एंड पावर, उसके बाद पॉलिनोमियल्स, उसके बाद जो तुम्हारा लेक्चर होगा ट्रायंगल, क्वाड्रिलेटरल जो भी है, उसको हम कंप्लीट करते हुए चलेंगे। पूरे साल में अपना हम लोग कंप्लीट कर ले जाएंगे। आई थिंक दिसंबर तक हम सिलेबस हम लोग कंप्लीट कर लेंगे, उसके बाद फिर रिवीजन करेंगे। तो जितने भी अपने दोस्त हैं नया, उनको शेयर करो, वीडियो को बताओ कि हाँ। तो दैट्स ऑल फॉर द वीडियो। तो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। ओके।